हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरा नाम है सुभाष और क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि 3 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर है। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, 3 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर है और 16 फरवरी को आपका हिंदी विषय का पेपर है, जिसके लिए मैं आपको रोजाना एक मॉडल पेपर प्रोवाइड करा रहा हूं। हिंदी विषय का एक मॉडल पेपर आपको डेली इस चैनल पर देखने को मिल रहा है वीडियो के द्वारा। तो आप यदि नए हो चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने सभी मित्रों में। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न कह रहा है, इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को आप जरूर तैयार कर लेना 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहां पर इसका उत्तर क्या होगा? इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 प्रमुख नेताओं में काउंट काबूर, गैरीबाल्डी और विक्टर इमैनुअल द्वितीय थे। इटली के एकीकरण में 3 महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन नेता थे? पहले हैं काउंट काबूर, गैरीबाल्डी दूसरे और विक्टर इमैनुअल। 3 नेता प्रमुख थे जिन्होंने इटली के एकीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था, यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, ये सभी प्रश्न आप तैयार कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में कई बार आते रहे हैं और आपको मैं सामाजिक विज्ञान के भी मॉडल पेपर से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं। आपने यदि ना देखा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए और यहां से आप जानेंगे कि किस तरीके का पेपर आएगा, पैटर्न क्या रहेगा और कैसे प्रश्न होंगे, कौन सा प्रश्न कितने अंक का होगा। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताइए। फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम क्या हुए थे? तो यहां पर पहला हो जाएगा कि फ्रांस से निरंकुश राजतंत्र का अंत हो गया। क्रांति ने समानता, स्वतंत्रता तथा भ्रातृत्व की भावना का विकास किया। फ्रांस से किस राजतंत्र का अंत हो गया? निरंकुश राजतंत्र का अंत हो गया और क्रांति ने समानता, स्वतंत्रता तथा भ्रातृत्व की भावना का भी विकास किया। और फ्रांस की क्रांति का दूसरा परिणाम क्या हुआ? न्याय व्यवस्था का पुनर्गठन हुआ और पूरे देश में समान कानून संहिता को लागू किया गया। फ्रांस की क्रांति का अगला परिणाम हुआ कि न्याय व्यवस्था का पुनर्गठन हो गया और पूरे देश में समान कानून लागू हो गया। और इसके बाद अगला जो प्रश्न है, यह प्रश्न भी कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। इस प्रश्न को आप जरूर तैयार कर लेना और सबसे पहले तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में। यहां पर कह रहा है, रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट क्या था? उसका विरोध कैसे किया गया? क्या परिणाम हुआ? और इसका परिणाम क्या हुआ? तो बिल्कुल आसान सा उत्तर है कि रॉलेट एक्ट के माध्यम से सरकार को राजनीतिक गतिविधियों का दमन करने और राजनैतिक कैदियों को 2 वर्ष तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। रॉलेट एक्ट के अंतर्गत सरकार को राजनीतिक जो गतिविधियां थी उनका दमन करने और जो राजनैतिक कैदी थे उनको, यानी जिसके ऊपर शंका के आधार पर जिसके ऊपर शक होता उसी को तुरंत जेल में डाल दिया जाता 2 वर्ष के लिए बिना मुकदमा चलाए। ये था रॉलेट एक्ट और ये जो है अधिकार सरकार को मिल गया था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के माध्यम से इस कानून का विरोध किया। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह के माध्यम से रॉलेट एक्ट का विरोध किया।
इसी कानून का दमन करते हुए लोगों का दमन करने के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना हुई। इसी कानून को दबाने के लिए लोगों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में शांति सभा बुलाई। वहां पर सभा चल रही थी और वहां पर जनरल डायर के आदेशानुसार उन निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी गई। और लेकिन क्या हुआ, आंदोलन में हिंसा शामिल होने से गांधी जी ने वापस ले लिया अपना आंदोलन जो था इन्होंने चलाया था, इसको भी इन्होंने वापस ले लिया। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है मृदा अपरदन क्या है, इसके दो प्रमुख कारण बताइए। मृदा अपरदन क्या है, इसके दो प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? मृदा को उसके स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाना मृदा अपरदन कहलाता है। किसी भी माध्यम से, जैसे वायु के द्वारा, जल के द्वारा या अन्य किसी कारण से मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाना ही क्या है, मृदा अपरदन कहलाता है। और मृदा के दो प्रमुख कारण इस प्रकार हैं, यानी मृदा अपरदन के दो प्रमुख कारण इस प्रकार से हैं। वनोन्मूलन से मृदा अपरदन की गति तेज होती है। यदि वनों की कटाई इसी तरह से होती रही तो इससे क्या होगा कि मृदा अपरदन की क्रिया में निरंतर बढ़ोतरी होती जाएगी। अगला, नदियों में बाढ़ आने से बड़े पैमाने पर भूमि कटाव होता है, जिस कारण मृदा अपरदन की क्रिया बहुत ही तेज गति से होती है। तो ये दो कारण हैं मृदा अपरदन के। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, कह रहा है चिपको आंदोलन क्या है। चिपको आंदोलन क्या है? तो प्रख्यात पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा ने 1970 में उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की शुरुआत की। यदि प्रश्न आ जाए कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे तो उत्तर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। और इन्होंने 1970 में उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की शुरुआत की और इस आंदोलन ने पर्यावरण संरक्षण करने वालों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। इस आंदोलन ने क्या किया, जो पर्यावरण का संरक्षण करने वाले थे व्यक्ति, वहां के उन सभी का जो है ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया और गढ़वाल, टिहरी व कुमायूं के क्षेत्रों में पेड़ पौधों की अंधाधुंध हो रही कटाई को रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने एक मानवीय रास्ता अपनाया। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने एक मानवीय रास्ता भी अपनाया। क्या कि इसके लिए उन्होंने वहां के आदिवासी व जनजाति के लोगों को तैयार किया। इसके लिए यानी पेड़ पौधों की कटाई को रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने वहां के जो जनजाति और आदिवासी लोग थे उन्हें तैयार किया, जिसमें वह पेड़ की कटाई के समय उससे चिपके रहते थे और कहते थे कि पहले हमें काटो फिर पेड़ों को, जिससे यानी उन लोगों को तैयार किया, वहां के आदिवासियों को, वहां की जनजातियों को। तो जब पेड़ों की कटाई होने लगती तो वह लोग क्या करते, पेड़ों से चिपक कर खड़े हो जाते थे और कहते थे कि पहले हमें काटो फिर इसके बाद पेड़ों को काटने देंगे। तो इस आंदोलन ने पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आंदोलन ने पर्यावरण संरक्षण में अपनी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पेड़ों की कटाई बंद हो गई और सुंदरलाल बहुगुणा को इस आंदोलन का प्रणेता माना जाता है। अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी है। तो उत्तर हो जाएगा कि दुग्ध क्रांति का ऑपरेशन फ्लड भारत में दुग्ध की कमी को दूर करने की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसे श्वेत क्रांति भी कहते हैं। ऑपरेशन फ्लड को और किस नाम से जाना जाता है? श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 13 जनवरी 1970 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हो गई थी? 13 जनवरी 1970 को। और राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड देश के दूध उत्पादकों को 700 से अधिक शहरों और नगरों के उपभोक्ताओं से जोड़ता है। ऑपरेशन फ्लड की आधारशिला ग्राम दुग्ध सहकारी समितियां हैं और ये समितियां उत्पादकों से दूध खरीदती
देती हैं। ऑपरेशन फ्लड के उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल है। कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना। ऑपरेशन फ्लड का मुख्य उद्देश्य क्या है? दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना, ग्रामीण क्षेत्र की आय में वृद्धि करना और उपभोक्ताओं को उचित दाम पर दूध उपलब्ध कराना। ये कुछ उद्देश्य हैं ऑपरेशन फ्लड के। भारत में परमाणु ऊर्जा के 2 केंद्रों के नाम लिखिए। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला है ट्राम्बे और दूसरा क्या है? नरौरा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया है, इसलिए आप इसको जरूर तैयार कर लेना। अगला प्रश्न कह रहा है धात्विक खनिज किसे कहते हैं? ऐसे 2 खनिजों के नाम लिखिए। धात्विक खनिज किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा कि धात्विक खनिज के अंतर्गत आने वाले खनिजों को खादानों से निकाल कर साफ करते हैं। धात्विक खनिज के अंतर्गत जो आने वाले खनिज होते हैं, इन्हें खादानों से निकाला जाता है, फिर साफ किया जाता है, जिससे उनमें विशेष प्रकार की चमक आ जाती है। जिससे क्या होता है? उनमें एक विशेष प्रकार की चमक आ जाती है। इसमें सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, लोहा और सीसा जैसे खनिज क्या हैं? शामिल हैं। अगला है यहां पर प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना और इन सभी प्रश्नों को जरूर लिख लेना। प्रश्न कह रहा है भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो बिल्कुल आसान सा उत्तर है इसका, नेपाल और भूटान भारत के 2 पड़ोसी देश हैं और इसके अतिरिक्त चीन, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ये देश भी भारत के पड़ोसी देश हैं। अगला प्रश्न है भारत में जाति प्रथा का राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? भारत में जाति प्रथा का राजनीति और समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत में जाति प्रथा वोटरों के ध्रुवीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राजनीतिक दल समाज में लोगों को जातीय आधार पर बांटकर अपना वोट बढ़ाते हैं। जो राजनीतिक दल होते हैं वह समाज में लोगों को जातीय आधार पर बांट देते हैं और अपना वोट बढ़ा लेते हैं और इस कृत्य का राजनीतिक सफलता हेतु उपयोग करते हैं। जातियों में विभाजित भारतीय समाज का राजनीतिक दल देश की स्वतंत्रता के समय से अपने हित में उपयोग करते आ रहे हैं। यानी भारतीय समाज का जो राजनीतिक दल है ये देश की स्वतंत्रता के समय से ही अपने हित के उपयोग में करते आ रहे हैं। जातीय विचारधारा को उग्र करने से समाज में वैमनस्य फैलता है तथा सामाजिक समस्या कम हो जाती है। जिन जातियों में पहले से ही पढ़ाई लिखाई का प्रचलन था और जिनकी शिक्षा पर पकड़ थी, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में भी उन्हीं का बोलबाला है। कहने का तात्पर्य है कि जिन जातियों में पहले से ही पढ़ाई लिखाई का प्रचलन था और जिनकी शिक्षा पर पकड़ थी, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में भी उन्हीं का बोलबाला है। जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता था, उनके सदस्य अभी भी स्वाभाविक तौर पर पिछड़े हुए हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर तैयार कर लेना। मैंने आज के इस वीडियो में आप सभी को बताया है सामाजिक विज्ञान के टॉप 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करते रहें। जय हिंद।